नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नई कहानी इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किन कहानियों को नई कहानी ऐसा कहा जाता है, किस कालखंड में इन कहानियों को लिखा गया, इन कहानियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, साथ ही प्रमुख रचनाकार जो नई कहानियों को लिखे उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सन 1950 के दशक के आसपास हिंदी कहानी का एक नया दौर सामने आया, जिसको सामान्यतः नई कहानी के नाम से जाना जाता है। नई कहानी का नयापन उसकी विद्रोह चेतना में अंतर्निहित है, इसलिए नई कहानी को समकालीन व्यवस्था के प्रति विद्रोह का शंखनाद माना जाता है। भारत को 200 साल की लंबी पराधीनता के बाद आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी मिलने के साथ ही देश को दो भागों में विभाजित भी किया गया, अर्थात देश का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गया। शरणार्थियों और विस्थापितों के भूखे नंगे अंदर बाहर से आने वाले घायल काफिलों से देश की आत्मा भी घायल होने लगी, है ना। उस समय विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, है ना। जो शरणार्थी थे या फिर जो विस्थापित थे, उनकी स्थिति तो काफ़ी बदतर हो गई थी और सारा देश हिंसा से घिरकर खून लथपथ हो गया और पिछला सब कुछ भस्म हो गया। अर्थात जो हमारे सपनों का भारत था, जैसा लोग सोचे थे कि आज़ादी के बाद इस तरह से हो जाएगा, वो उस वक्त नहीं हो पाया। भारत की आज़ादी के साथ जुड़े सुखद सपने प्रजातंत्र और पूंजीवाद के गठजोड़ से उपजे भ्रष्टाचार और उसी भ्रष्टाचार में लिप्त समाज ने चकनाचूर कर दिया। अतः लेखकों को लगने लगा कि सिद्धांत, आदर्श और संदेश वास्तव में मिथ्या है और इसलिए इनमें से किसी के साथ न जुड़कर अपने देशी अनुभवों पर आधारित होकर अनुभूति की सघनता अब रचना का केंद्रीय तत्व बनकर उभरने लगा। वस्तुतः यह अनुभूति यथार्थ के आधार पर कहानी की स्वानुभूति थी। 1950 के बाद की कहानी के विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से जो क्या है, ये पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न है। कहानी का जो विभिन्न कालखंडों के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद कालीन युग और प्रेमचंदोत्तर युग, है ना। तो अब जो नई कहानी का दौर है, तो ये पूर्ववर्ती कहानियों से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि पुरानी कहानियों में जहाँ पूर्वाग्रह है, वहीं नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। पहले के कहानीकारों ने अपनी आँखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, रूमानी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखने परखने का प्रयास किया था, किंतु इसके विपरीत नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने परखने का प्रयास किया। अर्थात इसमें कोई आदर्शवाद नहीं था, कोई नैतिकतावाद नहीं था, कोई समाजवादी दृष्टिकोण नहीं था। इसमें क्या है, जो यथार्थ है ना, अर्थात जो सामने दिख रहा है ना, जो परिस्थितियां सामने है, उसी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कहानियों का रचना किया गया। इसलिए इनकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है और वे अधिक प्रामाणिक हैं। आधुनिक मानव के जीवन को विविध कोणों से देखकर सही परिप्रेक्ष्य में चित्रण करने का प्रयास नए कहानीकारों ने किया है। आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। वो बिना किसी लाग लपेट के तटस्थता और सच्चाई के साथ यथार्थ को अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करता है। स्वतंत्रता के उपरांत हमारी मानसिकता में व्यापक परिवर्तन आया है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के संबंध में हमारे
आदर्शवादी कल्पनाएं झूठी साबित हुई तथा जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय घनिष्ठता के साथ हुआ। अर्थात जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं, है ना। और जो आदर्शवादी कल्पनाएं हैं वो झूठी साबित हुई। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने हमारे जीवन को अत्यधिक गहरे रूप से प्रभावित किया और इसलिए कहानी के विषय जीवन की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह जुड़े हुए दिखाई देते हैं। नई शताब्दी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक से प्रारंभ हुई, है ना। अर्थात किस कालखंड में ये नई कहानियाँ लिखी गई, है ना। तो ये 20वीं शताब्दी के छठे दशक से इसकी प्रारंभ हुई। सन 1955 में कहानी नामक पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ने वाली कहानियों की शुरुआत हुई, जो कि कथ्य और तकनीक की दृष्टियों से बिल्कुल भिन्न नज़र आती थी। बाद में इन कहानियों को नई कविता के समकक्ष नई कहानी की संज्ञा प्रदान की गई। आप जानते हैं कि नई कविता इस नाम से बहुत कविताएं लिखी गई और उसी के जैसा नाम को, है ना, कहानियों में भी लाया गया और नई कहानी की संज्ञा प्रदान की गई। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी से चित्रित किया गया, इसलिए नई कहानी कल्पना प्रसूत होने पर भी जीवन के आसपास विविधता के विषयों से युक्त दिखाई देती है। छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों ने पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया, है ना। अर्थात जो आंचलिकता है कहानियों में, ठीक है, वो भी सामने आया। इसमें गांव की तस्वीर साफ सुथरे रूप में उभरी है और उसमें रोमांस की प्रधानता भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर शिव प्रसाद सिंह की कहानी आर पार की माला, है ना, इन्हें भी इंतजार है। वैसे ही मार्कंडेय की कहानी महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ जैसे लालपान की बेगम तथा तीसरी कसम में आंचलिकता विशेष रूप से उभरकर सामने आती है। नई कहानी में नगर बोध की प्रवृत्ति प्रमुखता से अभिव्यक्त हुई है। आज के नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत आदि की कहानियों में देखी जा सकती है। नई कहानी में आधुनिक बोध नए अर्थों में विद्यमान है। मध्यकालीन मूल्यों के ह्रास तथा नवीन वैज्ञानिक सोच ने आज की कहानी को प्रभावित किया है। नगरीय जीवन की वास्तविक स्थितियों के चित्रण के साथ साथ आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन एवं रिक्तता की अनुभूति, युगीन संक्रमण तथा तनावों को भी उसमें अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। अर्थात जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं ये बहुत अच्छे से इन कहानियों में चित्रित किया गया है। जो महानगरीय समस्या है, लोगों के बीच का जो संबंध है, पुरानी परंपराओं में जो परिवर्तन आया, इन सब बारे में इन कहानियों में विस्तृत चर्चा किया गया। मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, है ना, जो कि प्रमुख कहानीकार थे इस काल के, है ना। तो इन कहानियों में इन स्थितियों को बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास किया गया है। नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है ना। तो प्रमुख लेखिकाओं में उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी आदि जैसी कहानी लेखिकाओं ने पति पत्नी एवं नारी पुरुषों के संबंधों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है आदि मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानियां हैं। वैसे ही प्रेम और विवाह के
कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी नए कहानीकारों ने अपनी कहानियों में किया है। कमलेश्वर की बयान राजा निर्वंशिया, वैसे ही राजेंद्र यादव की टूटन, मोहन राकेश की मिसपाल, उषा प्रियंवदा की छुट्टी का एक दिन तथा अमरकांत की जिंदगी और जोंक कहानियाँ टूटी हुई नारी तथा टूटे हुए पुरुष की कहानियाँ हैं। नई कहानियों की भाषा और शिल्प में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, इसलिए नए कहानीकारों जटिल संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक और बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किया है। कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश की कहानियों में भाषा का ये स्वरूप दिखाई देता है। नई कहानियों की भाषा में सांकेतिकता अधिक है, जिसका उदाहरण कमलेश्वर की तलाश तथा भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानियों में देखी जा सकती है। नई कहानी का शिल्प भी बदला है तथा उसने डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण आदि के शिल्प को अपनाया है। रसप्रिया, परिंदे, जिंदगी और जोंक, सावित्री नंबर 2, ये जो कहानियाँ हैं तो ये इसका सशक्त उदाहरण है। वैसे ही परसाई जी की कहानियाँ आप जानते हैं, है ना, ये जो परसाई जी थे सबसे बड़े व्यंग्यकार थे, है ना, तो वे उनकी कहानियाँ व्यंग्यात्मक है। तो पंचलाइट में सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किया गया है। राजेंद्र यादव की कहानियों में भी शिल्प के प्रति अत्यधिक जागरूकता दिखाई देती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में साठोत्तरी कहानी इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।